गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। अच्छा महाराज प्रणाम लाल, अब आपके साथी नरक में आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप भी रवाना हो जाइए। और उसने अब संभल कर प्रणाम लाल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। प्रणाम लाल की आंखों में मौत नाच गई। ना जाने किस तरह उसने जे तिलक के चंद हमले रोके और फिर जे तिलक ने झुकाई देकर तलवार का भरपूर वार किया और प्रणाम लाल की गर्दन उनके शानों से दूर जा पड़ी। तब जे तिलक झुका और उसने प्रणाम लाल की गर्दन तलवार में उड़ती और उसे बुलंद करके साथियों ने खुशी के नारे लगाए और उसके साथ ही उन्होंने प्रणाम लाल के बचे खचे साथियों का सफाया कर दिया। जे तिलक ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं और उसके बाद खैमों की तरफ देखा और जहां अब सहमी हुई दासियों के सिवा कुछ न था। अरूपा और राजकमल ने कहा। अरूपा का हाथ पकड़कर टैले से उतर गया और उसका शरीर होले होले कांप रहा था, लेकिन राजकमल चौंका उसका हाथ पकड़े हुए थी, इसलिए वो खुद को संभाल रही थी। जे तिलक और उसके उन दोनों को साथियों को देख लिया था, चुनाचा वो उसी तरफ चल पड़ा और दोनों के पास पहुंच गया। और फिर उसकी निगाह राजकमल पर पड़ी और वो ठठक गया और दूसरे लम्हे उसने घोड़ा रोका और नीचे उतर गया। मैं अपने भैया को उसकी कामयाबी पर बधाई देती हूँ, रूपा ने कहा। और जे तिलक ने शायद रूपा की बात सुनी भी नहीं थी और वो तो पागलों की तरह राजकमल को घूर रहा था। उसका तलवार वाला हाथ नीचे झुक गया और उसने प्रणाम लाल की गर्दन उससे निकलकर दूर जा गिरी थी। भैया, रूपा ने मुस्कुराते हुए आवाज दी और वो चौंक पड़ा। हाँ रूपा, और उसने अजीब से अंदाज में कहा, मैंने बधाई दी है। शुक्रिया रूपा, मगर ये कौन है? और उसने राजकमल की तरफ इशारा किया। महारानी राजकमल, हरियाणा की रानी। और जे तिलक बुरी तरह चौंक पड़ा और उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। वो अब तक सख्ते के आलम में रहा और फिर उसने भरे हुई आवाज में कहा, आप जानती हैं महारानी, प्रणाम लाल ने मेरी बहन पर अन्याय किया था और मैं उससे इंतकाम लेने के लिए दीवाना हो रहा था, फिर भी मुझे अफसोस है। अफसोस कैसा भैया? महारानी ने तो हमारी मदद की है, रूपा जल्दी से बोली। मदद? और जे तिलक चौंक पड़ा। हाँ, खुद महारानी जी उस दिन से प्रणाम लाल से नफरत करने लगी थी जब उन्होंने रतन दीदी को मौत के घाट उतारा था और वो कहती थी कि काश कोई रतन का बदला ले सके, रूपा ने जल्दी से कहा। और राजकमल ने एक गहरी इत्मीनान की सांस ली और वो पाने इंतहाई होशियारी की बात की थी। क्या यह सच है महारानी राजकमल? जे तिलक ने बराहे रास्त राजकमल से पूछा। हाँ, राजकमल उदास लहजे में बोली, प्रणाम लाल पापी था, उसने तीनों रानियों पर जुल्म किया था और चौथी मैं थी। मैं एक मजलूम लड़की। और मुझे बताओ जे तिलक, मुझ पर और अबुल हौस प्रणाम लाल में कितना फर्क था? मेरे माता पिता जब मर गए तो मेरे एक रिश्तेदार मुझे अपने यहाँ ले आए और कहने को तो वह पिंडत हरदयाल से सच्चे और खरे ब्राह्मण, लेकिन उनके मन में भी पाप पल रहा था और वो मुझे बूढ़े प्रणाम लाल के हाथ फरोख्त करके लखपति बनना चाहते थे। उन्होंने मुझे दुखियारी को प्रणाम लाल के सामने पेश कर दिया और बूढ़ा लालची मेरा दीवाना हो गया। उसकी ही मेहरबानी थी कि उसने मुझसे शादी कर ली, और अगर ऐसे ही डाल देता तो मैं क्या करती? और रतन रानी मुझसे बड़ा प्रेम करती थी और मेरा मन उनके लिए रोता था, लेकिन पापी प्रणाम लाल ने उनसे जीवन छीन लिया और कहने को तो उसने हरियाणा की रियासत मुझे सौंप दी थी, लेकिन मैं भी डरती थी कि किसी दिन मेरा भी रतन रानी जैसा अंजाम ना हो। मेरा मन डरता रहता था और फिर जब प्रीतमा पर जुल्म तोड़ा गया तो मेरा मन रो पड़ा। उसको हरियाणा से निकाल दिया गया। तब प्रीतमा एक रात अपने घर वाले कैशू के साथ मेरे पास आई तो मैं हैरान रह गई। मुझे तो पता था कि प्रीतमा को हरियाणा से निकाल दिया गया है। तब प्रीतमा ने अपनी कहानी मुझे सुनाई और मैं भी रानी रतन का बदला लेने पर तैयार। मैंने प्रीतमा का पूरा साथ देने का वादा किया और फिर बूढ़े शैतान को यहाँ ले आई और उसे लाना प्रीतमा के बस का रोग नहीं था।
ओहो, और रानी राजकमल ने, आपने तो बड़ी मदद की है और आप तो मेरी सच्ची हमदर्द हैं। मैं रतन रानी की गहरी सखी थी और मुझे उनसे प्रेम था। राजकमल की आंखों में आंसू भर आए। मैं आपका किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं? बहरहाल उस पापी से आपको भी निजात मिल गई, जे तिलक ने कहा, और रतन दीदी का बदला भी ले लिया गया। लेकिन आपको मालूम है कुमार जे तिलक, मेरे लिए कुछ उलझनें भी पैदा हो गई हैं। वो क्या महारानी, मुझे बताइए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? आपको इल्म है कि हरियाला की रियासत अब मैं चला रही हूँ। हाँ, और हरियाला के लोग मुझसे उस बारे में पूछेंगे कि प्रणाम लाल को किसने मारा। ओहो, और आप जे तिलक का नाम ले सकती हैं। नहीं जे तिलक जी, मैं नहीं चाहती कि द्वारका के बारे में नफरत पैदा हो और मुझे द्वारका पर चढ़ाई करनी पड़े। क्या आप मुझसे जंग करेंगी? दोस्तों से सिर्फ प्यार किया जा सकता है महारानी, जे तिलक ने ना जाने किस जज्बे के तहत कहा, और राजकमल के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। रूपा मुस्कुराने लगी। मैं माफी चाहता हूँ, जे तिलक जल्दी से बोला। कोई बात नहीं, बहरहाल मेरी ख्वाहिश है जे तिलक जी कि आप भी इस बात को मशहूर ना करें कि आपने प्रणाम लाल को मारा है। मैं खुद को संभाल लूंगी। अब तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हरियाला से हमारे तलकात खूब बढ़े। और जे तिलक बेसाख्ता बोला, और एक बार फिर राजकमल शर्माने की अदाकारी करने लगी। वो समझ गई थी कि पंछी जाल में फंस गया है, लेकिन उसे हर कदम होशियारी से उठाने की आदत पड़ गई थी। चुनाचा वो जल्दी से बोली, आप तो बस जब चुप साथ लें, आपके मन की बात तो ठंडी हो गई है। अब इस बात का चर्चा ना भी करें, बाकी काम मैं खुद संभालूंगी। जो हुक्म रानी। बस आप अपने साथियों को लेकर यहाँ से चले जाएं। मैं जा रहा हूँ महारानी जी, लेकिन फिर कभी दर्शन होंगे? जे तिलक ने उदासी से कहा। जरूर होंगे, लेकिन हालात संभलने के बाद आपको इंतजार करना होगा जे तिलक जी। मैं जीवन भर इंतजार करूंगा, जे तिलक ने कहा, और घोड़ा वापस मोड़ लिया। थोड़ी देर के बाद वो अपने साथियों को लेकर पहाड़ों में रूपोश हो गया। राजकमल अब भी उसी तरफ घूर रही थी जिधर वो गया था। तब रूपा खनकारी। मैंने कहा महारानी जी, और राजकमल चौंक पड़ी। उसने चौंक कर कहा। वो जीवन भर आपका इंतजार करेंगे, फिर फिक्र किस बात की है? शरीर कहीं की, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो बोली, अरे तू तो मेरी कैसी सखी है, मेरा सुहाग लुट गया है, और तू? सुहाग? भगवान न करे कि आपका सुहाग लुटे। और रूपा फिर हंस पड़ी। दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा रूपा। हाँ, इन दासियों से तो जरूरी है। अब रवानगी की तैयारी करो, हमें अकेले ये सफर करना, और रात होने से पहले हमें हरदयाला में दाखिल होना है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, रूपा ने कहा, और दोनों उस तरफ चल पड़ी। तीनों दासियां खौफ से दुबकी हुई थी, और राजकमल उनसे तैयार होने के लिए कहा। कैमे का कोई सामान लेने की जरूरत नहीं थी, सवाई घोड़ों के। चुनाचा तीनों दासियों के साथ वो चल पड़ी। हरियाला में कहराम मच गया। दिए बुझ गए, क्योंकि हरियाला का रोशन गुल हो गया था, और प्रणाम लाल गो के अब राजा नहीं थे, लेकिन रियासत की अब भी लोग उन पर जान देते थे, और उन्हें रियासत से अलग समझने को तैयार न थे। उनकी चहेती रानी रियासत की हुक्मरान थी। चुनाचा रियासत में जबरदस्त सोग मनाया जा रहा था। बड़े बड़े सूरमा उन हथियारों की तलाश में निकल गए जिन्होंने प्रणाम लाल और उनके साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। प्रणाम लाल और उनके साथियों की लाशें हरियाला से ले आई गईं, और तीसरे दिन उन्हें नजरे आतिश कर दिया गया। प्रणाम लाल तो मरे ही थे, राजकमल भी उनकी मौत से दीवानी हो गई थी, और बहकी बातें करने लगी, और प्रणाम लाल की आरती से लेकर वो बयान करने लगी, और देखने वालों ने देखा कि वह प्रणाम लाल की चिता में कूदने को तैयार थी अगर लोग उसे रोक ना लेते। वो उनके साथ ही जलकर भस्म हो गई होती। बहरहाल अब लोगों को ये बात समझ आ गई थी कि आखिर प्रणाम लाल राजकमल को इतना क्यों चाहते थे, और क्यों उन्होंने अपनी रियासत से उसे दे दी थी। जो स्त्री अपने प्रेमी से इस कदर प्रेम करे, उस पर तो सब कुछ वारा जा सकता है। प्रताप की मसरूफतें भी शदीद हो गईं, और इन दिनों रियासत का बोझ उसी के कंधों पर आ पड़ा था। बगावतों का भी खतरा था, लेकिन राज ने हरियाला वालों के साथ वो सलूक किया था कि हरियाला की अवाम उन पर जान छिड़कते थे, और इसलिए कि अगर कोई बगावत करता भी तो किसके सहारे, और ऐसी कोई उलझन सामने नहीं आई। अलबत्ता प्रताप दिल ही दिल में हैरान था कि राजकमल की हालत मसनूई नहीं कही जा सकती थी, लेकिन उसकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। राजकमल उससे क्या चाहती है, और वो तो खुद को प्रणाम लाल से आजाद कराने की ख्वाहिशमंद थी। तो फिर क्या यह सब बनावट है?
अगर बनावट है तो अब उसकी किस्मत के दिन हैं, लेकिन अब राजकमल उसे क्या हैसियत देगी और क्या वो उसे अपना पति बना लेगी? अगर ऐसा हो गया तो वह रियासत का राजा बन जाएगा और मुमकिन है कि राजकमल ने यह तमाम चक्कर उसी लिए चलाया हो कि उसकी इसी तरह रियासत पर नामलाल के हवाले हलाक हो और उसके बाद राजगद्दी प्रताप के हवाले कर दे। यही बात हो सकती है। राजकमल जितनी चालाक थी और ये प्रताप जानता था, लेकिन बेवकूफ़ औरत आखिर औरत ही है और मैं उसके जिस्म को हासिल कर चुका हूँ। ऐसा जिस्म जो सिर्फ मेरा ही नहीं था, वो लाख खूबसूरत है। और बूढ़े प्रणाम लाल ने उसके बदन से रियासत की पूरी कीमत वसूल कर ली है। अब किसी नौजवान के लिए उसके जिस्म में कोई कशिश बाकी नहीं रह गई, खास तौर से मेरे लिए और उसके बरअक्स शर्मीला, और वो तो सिर्फ मेरी है। जवान, उमंगों भरी, बराबर के साथी। और फिर राजकमल के साथ हमेशा यह ख्याल रहेगा कि उसने मुझे कुछ बनाया है और मैं बताते खुद कुछ नहीं। ठीक है राज, तुम मुझे राजा बना दो और मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करूंगा जो तुमने प्रणाम लाल के साथ किया है। और ये तो बदला है, इस हाथ दे उस हाथ ले, लेकिन इसे मिलना तो चाहिए। और क्या सोचेगी अपने मन में कि जिसके लिए सब कुछ किया उसने पलट कर खबर भी नहीं ली। उस रात वो खामोशी से राजमहल के अंदरूनी हिस्से में चल पड़ा। महल पर सोग तारी था। उसके महल में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। बहरहाल वो मंत्री था। राजकमल के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पहरेदार से पूछा कि अंदर कौन कौन है। सिर्फ रूपा देवी हैं। पहरेदार ने जवाब दिया, मेरे आने की इतला दो। और पहरेदार अंदर चला गया और चंद लम्हात के बाद वापस आकर उसने कहा कि रूपा देवी ने आपको बुलाया है। प्रताप अंदर दाखिल हो गया और राजकमल हस्बे मामूल मसहरी पर दराज थी और रूपा उसके पाइंती बैठी हुई थी। महारानी जी, प्रताप ने मोहब्बत से आवाज दी और राजकमल ने वीरान निगाहों से उसे देखा। रूपा, तुम बाहर जाओ, मुझे महारानी जी से रियासत के बारे में बात करनी है। जो आ गया मंत्री महाराज, रूपा ने मैनीखेत अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा और बाहर निकल गई। जब वो चली गई तो प्रताप ने राजकमल के पाइंती बैठते हुए उसे आवाज दी, कमीशन। और राजकमल ने नजरें उठाकर उसे देखा। और ये तुमने क्या हालत बना रखी है कमीशन, क्या हो गया है तुम्हें? राजकमल से अजीब से अंदाज में घूर रही थी। ठीक है कि तुम दूसरों को बावर करना चाहती हो कि तुम्हें बूढ़े प्रणाम लाल का गम है, लेकिन अपनी सेहत को तो बर्बाद ना करो। प्रताप और राजकमल ने अजीब से लहजे में कहा, मैं जानता हूं मेरी कमीशन और तुमने मेरे लिए किस कदर मुसीबतें झेली हैं। मैं जानता हूं कमीशन, और तुमने ये नाटक मेरे लिए ही खेला है और तुम्हें भगवान के लिए अपनी सेहत मत खराब करो। मैं अपनी कमीशन। क्या बकवास कर रहे हो प्रताप? नाटक? कैसा नाटक? और राजकमल गुस्से से उठ बैठी। और मेरा मतलब है, प्रताप बौखला गया, तुम्हारा मतलब है कि महाराज को मैंने मरवाया है, क्यों? यही ना? मेरा ख्याल यही था, मगर प्रताप नर्वस हो गया था। तुम पापी हो, दीवाने हो, और मैं अपने पति देव को कैसे मरवा सकती हूँ? मैं उसकी मौत के बाद महसूस कर रही हूँ कि मुझे उनसे कितना प्रेम था, और उनके मर जाने के बाद मुझे उनके प्रेम का एहसास हुआ है। कमीशन। प्रताप शिद्दत हैरत से गंग हो गया और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। तो क्या? मुझे परेशान मत करो प्रताप, इस वक्त चले जाओ, मैं फिर तुमसे किसी वक्त बात करूंगी। जाओ, इस वक्त चले जाओ। और प्रताप जल्दी से वापसी के लिए मुड़ गया और फिर वो बाहर निकल गया। उसके चले जाने के बाद राजकमल ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मरियल, फिक्र मत कर, अभी तो मैं तेरे लिए बहुत कुछ करूंगी। और फिर उसने रूपा को बुलाने के लिए घंटा बजा दिया। रूपा अंदर आ गई और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन राजकमल को संजीदा देखकर वो भी संजीदा हो गई। राजकमल कुछ सोच रही थी। रूपा, उसने आहिस्ता से कहा, महारानी जी, हमें मंत्री बदलना होगा। रूपा, प्रताप अब हमारे दिल से उतर चुका है और हमने जीवन में एक सबसे बड़ी गलती की है। वो पुरख्याल अंदाज में बोली। वो कौन सी महारानी? प्रताप को इस कदर इख्तियारात देकर। और वो क्या कह रहा था महारानी? रूपा का लहजा अब भी प्रताप के बारे में बदल गया और वो रंग देखकर बात करने की आदी थी। कहेगा क्या पापी गलतफहमियों में मुब्तला है, हमारी बहुत सी बातों का राजदार है। ये नहीं जानता कि हम बना सकते तो बिगाड़ भी सकते हैं, और ऐसे बिगाड़ सकते हैं कि नामो निशान मिट जाए। रूपा, तू ही बता, और हमने कितना तवील सब्र किया था, और हमने उसे महल में बुलाने के लिए क्या क्या जितन ना किए, और हमने कीचड़ में पड़े हुए पत्थर को महल में सजा दिया, और अब वो हम से बेइतनाई बरतता है, और हमें यकीन है रूपा कि वो किसी और से पींगे बढ़ा रहा है।
और तू हमारे इस यकीन की तस्दीक करेगी। हुक्म दे महारानी। रूपा भला कौन से काम को मना कर सकती थी। तो सुन रूपा, हम रास्ते के कांटे एक एक करके मुटाने के आदी हैं और तू चालाकी से प्रताप से पींगे बढ़ा और उसका मन की बात मान ले जा। अगर वो किसी और के चक्कर में पड़ गया है तो उसके बारे में मालूम कर, और अगर अभी तक किसी के चक्कर में नहीं फंसा है तो तू उसे अपने हुस्न के जाल में फांस ले, ताकि मैं उसे दर्पण दिखा सकूं और मैं उसे बता सकूं कि उसका है। और राजकमल ने कहा और रूपा गर्दन हिलाने लगी। आप चिंता न करें महारानी, आप चिंता ना करें, रूपा ने कहा और राजकमल ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। हमारा मन जे तलक के लिए बहुत बेअक्ल है रूपा। हाँ, वो सुंदर जवान था, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। इंतजार। रूपा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये अजनबी बात नहीं थी। वो जानती थी कि प्रताप पुर अतवाब क्यों नादर हो रहा है और उसकी वजह जे तिलक था, सिर्फ जे तिलक। लेकिन उसे इन बातों की क्या पड़ी थी। अपना जीवन, अपनी इज्जत बचाने का बेहतरीन तरीका यही था कि राजकमल जो कहे उस पर आंखें बंद करके अमल करे। रूपा खामोशी से प्रताप की ख्वाबगाह के करीब पहुंच गई। पहरेदारों से रोकने की जिसारत क्यों कर सकते थे। वो अक्सर महारानी को पैगाम पर प्रताप के नाम लाती रहती थी। चुनाचे वो इत्मीनान से ख्वाबगाह में पहुंच गई। उस वक्त रात का पहला पहर था, आराम का वक्त, इसलिए प्रताप को भी किसी के आने का अंदेशा नहीं था। उसकी ख्वाबगाह में शर्मिला मौजूद थी और दोनों एक दूसरे में इस कदर मगन थे कि प्रताप को रूपा के आने का एहसास भी ना हुआ। लेकिन रूपा की निगाह जो ही मसहरी पर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। उसने प्रताप के साथ किसी औरत को साफ देख लिया था और दूसरे ही लम्हे वो एक बड़े सतून की आड़ में हो गई और वो उसका दिल धाड़ धाड़ कर रहा था। प्रताप और शर्मिला बातचीत कर रहे थे। वो उनकी गुफ्तगू को गौर से सुनने लगी। तूने मेरा मन जीत लिया है शर्मिला, और यह हकीकत थी कि मैं किसी और के कायल हूँ, लेकिन मेरा शिकार इस काबिल नहीं है कि मैं उसके लिए तड़पता रहूं, और तू उससे कहीं बेहतर है शर्मिला कि तूने सिर्फ मेरी आगोश पे तपाई है। लेकिन वो छोड़ो इन बातों को और सुन, तेरा वक्त बदलने वाला है। मुमकिन है कि मैं इस सल्तनत का राजा बन जाऊं। हाँ शर्मिला, और तू इस बात को समझ ले कि अब मैं हरियाला का राजा बन जाऊंगा और ये हुकूमत मेरी होगी। पर वो जो मेरे लिए ये सब कुछ कर रही है, मेरे रहमो करम पर होगी, और फिर मैं तुझे रानी बनाऊंगा। हरियाला की पूरी तारीख बदल दी जाएगी। हरियाला की पूरी तारीख बदल दी जाएगी। रूपा के बदन से पसीना बह रहा था और वो सोच रही थी कि अगर प्रताप को इस वक्त उसकी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो जाए तो वो उसे ज़रूर कत्ल कर देगा, और जो गुफ्तगू उसने शर्मिला के सामने की है वो कभी ना चाहेगी कि वो राजकमल के कानों तक पहुँच जाए। चुनाचा इस वक्त जिस कदर खुशी से यहाँ से निकल जाए खामोशी से, वही बेहतर है। और वो इंतहाई एहतियात से लौट पड़ी और किसी न किसी तरह प्रताप की ख्वाबगाह से निकल आई। बाहर उसके पहरेदारों की तरफ देखा भी नहीं, और जब वो प्रताप के महल से निकल आई तो उसने सुकून की गहरी सांस ली। ओफो, और आज तो मारी ही गई थी। लेकिन प्रताप राजकमल का ख्याल किस कदर दुरुस्त था, और अब तो रूपा भी ये सोचने पर मजबूर थी कि राजकमल दर हकीकत कोई बदरूह है और उसे तमाम भेद घर बैठे मालूम हो जाते हैं। बहरहाल अब राजकमल के महल में जाने पर उसे कोई नहीं रोक सकता था। चुनाचा वो रानी राजकमल के महल में दाखिल हो गई। थोड़ी देर के बाद वो राजकमल के ख्वाबगाह में थी और राजकमल अभी तक सोई नहीं थी, और वो एक बारीक से खूबसूरत लिबास में मलबूस थी और बेहद हसीन मालूम हो रही थी। रूपा के कदमों की आहट पर वो उसकी तरफ मुड़ी और रूपा को उसका चेहरा देखने लगी। इस वक्त राजकमल के चेहरे पर एक अजीब सी हसरत थी और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और उसके होंठ लर्ज रहे थे। क्या बात है महारानी जी? और रूपा ने उसके नज़दीक होते हुए, रूपा, आज हमें अपनी एक अनोखी महरूमी का एहसास हो रहा है, वो आहिस्ता से बोली। महरूमी? रूपा तज्जब से बोली। हाँ रूपा, मेरा चेहरा देख, मेरा बदन देख, क्या ये इस काबिल नहीं है कि मर्द इसको देखकर दीवाने हो जाएं? आप मर्द की बात कर रहे हैं रानी जी? भगवान की सौगंध में आरत हूँ, लेकिन आपको देखकर मेरा मन महसूसता है कि काश मैं मर्द होती। तब रूपा, और तब हम इस कदर प्यासे हैं क्यों हैं? और हम इस कदर प्यासे क्यों हैं? अब तक वो एक बूढ़ा गिद्ध हमें नोचता रहा है और अब हमारा कोई खरीदार नहीं। कैसी बातें कर रही हो रानी जी? आपके एक इशारे पर लोग अपनी गर्दनें काट कर आपके चरणों में फेंक देंगे। बस लोगों को मजाल नहीं होती कि वो आपकी तरफ नज़र उठाकर देखें।
हमने अपने हुस्न, अपने पंदार की कीमत वसूल कर ली है रूपा। अब हमें प्रेम चाहिए, अब हमें प्रेम की तलाश है। आप भूल रही हैं महारानी, आपका प्रेमी जे तिलक कांटों के बिस्तर पर होगा और उसे किसी पल चैन ना होगा। यकीन ना आए तो किसी तरह मालूम करवा लो। बस मैंने उसकी आंखें, उसका चेहरा देखा था और वह बुरी तरह घायल हो गया था, रूपा ने कहा। और राजकमल उसकी शक्ल देखने लगी और फिर दूर दूर रहकर रूपा से बोली, तू हमारी सच्ची सखी है रूपा। अब संसार में हम तुझसे ज्यादा भरोसा किसी और पर नहीं कर सकते। हम तुझे दुनिया का हर एक सुख देना चाहते हैं। मांग रूपा मांग, बोल क्या चाहती है। बस महारानी की मोहब्बत, इसके अलावा रूपा को किसी और चीज की जरूरत नहीं है। राजकमल की गर्दन में रूपा ने बाहें डालते हुए कहा और राजकमल ने उसे सीने से भींच लिया। वह जोर जोर से रूपा को दबाने लगी और आज रूपा को इस नादक नजर आने वाली लड़की की कुव्वत का एहसास भी हुआ और उसकी पिसलियां टूटी जा रही थीं। राजकमल ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, प्रताप के बारे में क्या किया? उसी के पास से आ रही हूँ रानी जी। देखो दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा है। रूपा ने राजकमल का हाथ सीने दिल पर रखते हुए कहा। क्यों, क्या बात है रूपा? राजकमल संभल गई। ये मर्द बड़े पापी होते हैं महारानी। जो कुछ आपको बताऊंगी उससे आपको दुख होगा, मगर सच्ची बात कहे बिना भी रह नहीं सकती। क्या बात है रूपा, साफ साफ कह, राजकमल ने कहा। और फिर रूपा ने अलफ से लेकर आखिर तक तफसीर सुना दी। राजकमल का चेहरा सुर्ख हो गया था और रूपा के खामोश होने के बाद भी वो काफी देर तक खामोश रही और फिर रूपा ने ही उसे मुखातब किया। क्या सोचने लगी महारानी? कुछ नहीं रूपा, सिर्फ ये सोच रहे थे कि चालाक से चालाक इंसान भी जिंदगी में एक बार जरूर ठोकर खा जाता है और हमने प्रताप के मामले में ठोकर खाई है। यूं समझ के वो हमारी पहली नादानी थी, लेकिन हालात को संभालना हमें खूब जानते हैं और प्रताप खुद को जो कुछ समझता है वो हमारे एक वार की ताब भी ना ला सकेगा। मैं जानती हूँ महारानी। तू कुछ नहीं जानते रूपा, लेकिन अब जानने के लिए तैयार हो जा। सुन, आजकल हमें भगवान दास की कमी बुरी तरह महसूस हो रही है। भगवान दास तो दीवानी बनाने की आरजू में पुरलोक सदार गए, लेकिन अब उस जैसे कई दूसरे लोगों की कमी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं महारानी। तो सुन, हमें शर्मिला की ज़रूरत है। शर्मिला को हमारे कब्जे में होना चाहिए, मगर ठहरो, उससे पहले हमें ग्रंथु महाराज से मुलाकात करना है। ग्रंथु महाराज बहुत दिन से आराम कर रहे हैं और उनसे कहो महाराज, आराम का समय बीत गया है, अब कुछ काम भी कर लें। मैं ग्रंथु महाराज से मिलूं महारानी? हाँ, कल सुबह उनके पास जा और उन्हें पैगाम दे कि महारानी राजकमल उनसे मुलाकात करना चाहती है। ग्रंथु महाराज सही महीनों में ऐश कर रहे थे और गोंदरी ने इजाज़त दे दी थी और जिसका खतरा होता। प्रणाम लाल के कत्ल की खबर भी उनके कानों तक पहुंची, लेकिन उन्हें प्रणाम से क्या दिलचस्पी हो सकती थी? मर गया, मर जाए, और एक दिन मरना ही था। राजकमल जैसी नागन को पाला था प्रणाम लाल ने और कोई हंसी की बात नहीं थी। ग्रंथु महाराज को यकीन था कि प्रणाम लाल को राजकमल के और सिवा और किसी ने कत्ल नहीं कराया और किसकी मजाल हो सकती थी सवाए राजकमल के। प्रणाम लाल अब उसके काम को नहीं रहा था, लेकिन उन बातों से उन्हें क्या, और वो तो तहे दिल से गुरु महाराज के वफादार थे और उन्हें कोई परवाह नहीं थी। चुनाचा प्रणाम लाल की मौत पर भी उन्होंने किसी किस्म का तरद्दुद नहीं किया था। आजकल उन्हें फुर्सत ही कहाँ थी। अब तो पूजा पाठ भी ज़रा कम ही होती थी और ख़ास ही ख़ास दिन मंदिर आम पूजा के लिए खुलता था। हाँ, प्राइवेट पूजा अक्सर होती थी। पूजा सिर्फ हसीन, खूबसूरत और नौ उम्र दासियों के लिए मखसूस थी और उसमें महाराज ग्रंथु अपना आइंदा प्रोग्राम तरतीब देते थे और किसी दासी में मजाल ना थी कि ग्रंथु महाराज की ख्वाहिश का एहतराम ना करे। बहर सूरत ग्रंथु महाराज के भाग में ऐश ही ऐश लिखे थे। राजमहल में कुछ भी हो और उनसे उसे कोई सरोकार नहीं था। हाँ, अगर गुरुदेव कोई हुक्म दें तो उसे टालना उनके बस से बाहर था, क्योंकि गुरु के कर्म से ही तो ये सब था, वरना बस क्रिया कर्म। चुनाचा आज जब रूपा बहुत दिन के बाद उन्हें नजर आई तो वो चौंक पड़े। वो जानते थे कि रूपा गुरुदेव का हरकारा है और उसकी आमद बेमकसद नहीं हो सकती। और ऊपर आनी कैसे आना हुआ, बस महान महाराज के दर्शन नहीं हुए थे, बहुत रोज से इसलिए चली आई। रूपा ने शरारत से कहा, हमारे ऐसे भाग कहाँ हैं रूपा रानी कि तुम सिर्फ हमारे लिए आओ। हम जानते हैं कि गुरु महाराज ने ही तुम्हें भेजा है। ग्रंथु महाराज गहरी सांस लेकर बोले, महाराज बड़े ज्ञानी है, मन की बातें भी जान लेते हैं।
रूपा ने बदस्तूर शरारत से कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। ग्रंथु महाराज भी झिंपे हुए अंदाज में हंसने लगे। क्या आज्ञा दी है रानी राजकमल ने? आप बड़े कठोर हैं महाराज। हरियाला पर इतनी बुरी बीत गई और महारानी की मांग उजड़ गई और आप उन्हें तसल्ली देने के लिए भी नहीं आए, रूपा ने कहा। ग्रंथु महाराज उसे गौर से देखने लगे और फिर एक तवील सांस लेकर बोले, मांग उजड़ गई, हम गुरु महाराज से पूरी तरह वाकिफ हैं। रूपा, क्या कहना चाहते हैं महाराज? रूपा ने कड़े लहजे में कहा और ग्रंथु जी संभल गए। नादानस्तगी में वो बड़ी खतरनाक बात कह गए थे। रानी राजकमल बड़े दिल गुर्दे की रानी हैं और वे सदमे को बर्दाश्त कर लेंगी। भगवान ने उन्हें बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा दिमाग दिया है। तुम कैसे आई हो रूपा? साफ साफ कहो। ग्रंथु महाराज घबरा गए थे और वो जानते थे कि राजकमल की ये मुंह चढ़ी दासी शैतान की खाला है और कहीं उनकी बातों में उनके मुंह से ऐसी कोई बात ना निकल जाए जो राजकमल की मर्जी के खिलाफ हो और ग्रंथु महाराज की मोटी गर्दन फांसी के फंदे में फंस जाए। ये ऐशो इशरत और ये आरामदाह जिंदगी जहन्नम बन जाए। बस राजरानी का संदेश देने आई थी महाराज। क्या संदेश है? महारानी जी ने आपको तलब किया है। कब? किस वक्त? शाम को 8 बजे के बाद वो अपने महल में आपका स्वागत करेंगी। गुरु महाराज को हमारा प्रणाम कह देना, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। जो हुक्म महाराज। रूपा हंसती हुई वापस मुड़ गई और फिर वो बाहर निकल गई। ग्रंथु महाराज किसी गहरी सोच में डूब गए थे। ना जाने राजकमल ने उन्हें क्यों तलब किया है और कोई भूल तो नहीं हो गई। उन्होंने गुजरे हुए दिनों पर निगाह दौड़ाई और कोई बात समझ में नहीं आई। बहरहाल उनका दिन बड़ी बेचैनी से गुजरा। उस वक्त तक उन्हें सुकून नहीं मिल सका था जब तक गुरु महाराज से मुलाकात ना हो गई। रात को 8 बजे वह तैयार होकर राजमहल की तरफ चल पड़े और थोड़ी देर के बाद वो राजकमल के दरबार थे। अंदर आने की इजाज़त मिल गई और वो गुरुदेव की खिदमत में हाजिर हो गए। राजकमल नरम मखमल के बिस्तर पर दराज थी और उसके जिस्म पर स्याह लिबास था। बाल खिले हुए थे। चेहरा किसी किस्म की आराइश से बेनियाज था, लेकिन उसके कोमल बदन की लताफतें फटी पड़ रही थी और इस हाल में वो और हसीन नजर आ रही थी। महाराज जब भी उसे देखते दिल पकड़ कर रह जाते और उनके दिलो दिमाग में हलचल मच जाती और हसरत करने लगते थे कि सिर्फ एक बार, जीवन में सिर्फ एक बार ये कोमल बदन उन्हें मिल जाए तो वो जाने कि उन्होंने जीवन जोत पाली। लेकिन जब अकल दिमाग को टहोके देती तो दिल ही दिल में लरस जाते कि कहीं उनके ख्यालात कोई परछाई चेहरे पर तो नहीं आ गई, कहीं गुरुदेव ने उनके मन का राज तो नहीं पा लिया। अगर ऐसा हो गया तो चुनाचा राजकमल के सामने पहुंचते हुए उन्होंने निगाहें झुका लीं। रूपा राजकमल के पास एक तपाई पर बैठी हुई थी। राजकमल ने पांव सिकोड़ लिए। दास हाजिर है महारानी, ग्रंथु महाराज बोले। कैसे है महाराज? राजकमल ने सपाट आवाज में कहा। महारानी की कृपा है, बहुत अच्छी गुजर रही है। बैठ जाइए महाराज। रूपा तुम बाहर जाओ और तुम्हें मालूम है कि इस वक्त हमारे कमरे के करीब परिंदे को भी पर नहीं मारना चाहिए। मैं जानती हूँ महारानी, रूपा ने गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर उसने एक मुस्कुराती हुई निगाह ग्रंथु महाराज पर डाली और बाहर निकल गई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ग्रंथु महाराज उसी तपाई पर बैठ गए जिससे रूपा उठकर गई थी। राजकमल कुछ सोच रही थी और फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, हमारा सुहाग उजड़ गया है महाराज और हम अकेले रह गए हैं। मैं जानता हूँ महारानी। और महाराज दुख की बात यह है कि प्रणाम लाल के कातिल अभी तक आज़ाद फिर रहे हैं। राजकमल ने मैनीखेज लहजे में कहा और महाराज गहरी निगाहों से उसे देखने लगे। खोजी अभी तक कुछ नहीं मालूम कर सके महारानी, ग्रंथु महाराज ने पूछा। ये काम खोजियों के बस की नहीं है महाराज। दास हाजिर है महारानी, ग्रंथु महाराज ने सुकून की गहरी सांस ली। वो अपना काम समझ गए थे। उन्हें मालूम हो गया था कि राजकमल ने उन्हें इस वक्त क्यों तलब किया है। फिर किसी की शामत आई थी, फिर कोई राजकमल की आंखों से उतर गया था, लेकिन ये काम उनके लिए मुश्किल नहीं था और वो अपना काम बखूबी समझते थे। आप काफ़ी समझदार हैं महाराज, लेकिन क्या आपको मालूम है कि प्रणाम लाल जी का कातिल कौन है? गुरु महाराज जी रास्ता दिखाएंगे, ग्रंथु महाराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हम तुम्हें प्रणाम लाल जी के कातिलों का नाम बता सकते हैं महाराज, लेकिन उन्हें सामने लाने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। दास जीवन दान करने के लिए तैयार है महाराज, ग्रंथु महाराज ने मुस्तैदी से कहा। तो फिर सुनिए महाराज, गौर से सुनिए। हमारे शैतान के गहराइयों में उतार लीजिए। खबरदार आपके शरीर का कोई बाल इस राज को अफशा ना करे। महारानी विश्वास रखें।
प्रणाम लाल का कातिल प्रताप दयाल है, महामंत्री प्रताप दयाल हरदयाल जी का लड़का, राजकमल ने कहा। और ग्रंथु महाराज के जिस्म में सन्नाटे दौड़ गए, उनके कान सुन्न हो गए और उनके होंठ खुश्क हो गए। प्रताप दयाल की पोजीशन बहुत मजबूत थी और ग्रंथु महाराज ये भी जानते थे कि प्रताप दयाल को खुद राजकमल ने ही मंत्री बनाया है। आप समझ गए ना ग्रंथु महाराज? खूब समझ गया महारानी, अच्छी तरह समझ गया। खाक समझे ग्रंथु जी, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बता सकते हैं कि इस हत्यारे ने यह पाप क्यों किया? ये भी आप ही बता दें गुरु महाराज, ग्रंथु महाराज ने गड़गड़ाने हुए बोले। और राजकमल हंस पड़ी। गंदी नाली के उस कीड़े को हमने उठाकर मखमल में रख दिया और उसके होश बिगड़ गए। उसने उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचे तक हाथ पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी। जानते हैं महाराज, हमने उसे दीवान बनाया और यहाँ आकर उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपना और प्रणाम लाल का और ख्याल किया कि वो खुद बहुत अक्लमंद है, जवान है, सुंदर है। प्रणाम लाल की जगह उसे मिलना चाहिए। और उस पापी ने हमारी तरफ बुरी निगाह से देखा और फिर उसने सोचा कि अगर ये प्रणाम लाल जी इस दुनिया से उठ जाएं तो उसकी दाल गल सकती है। और उस जालिम ने गहरी साजिश की और प्रणाम लाल को कत्ल करा दिया। और राजकमल की आवाज़ दर्दनाक हो गई। आप जानते हैं महाराज कि मैं जो कुछ भी हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक खराबी नहीं है और मुझे अपने पति देव से प्रेम था और उनकी मोहब्बत हासिल करने के लिए मैंने बड़े बड़े यत्न किए हैं, लेकिन प्रणाम जी के लिए आपने मेरे मन में कोई खोट पाई। और ग्रंथु महाराज गर्दन झुकाकर गौर करने लगे और उनके ख्याल में कम से कम ये बात राजकमल सच कह रही थी कि उसने चालाकी से काम लेकर कई रानियों को मरवाया और भी बहुत से काम किए, लेकिन ना तो ग्रंथु महाराज ने उसके अंदर लचक देखी और ना उसने बज़ाहिर कोई प्रणाम के खिलाफ कराया। चुनाचा उन्होंने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ रानी राजकमल, ऐसी कोई बात नहीं है। उस मूर्ख ने हमारा सुहाग उजाड़ दिया, लेकिन ये काम उसने बहुत चालाकी से किया है और बस हमें उसका पता चल ही गया है, मगर हम चाहें भी तो उसकी गर्दन नहीं पकड़ सकते। दास को आज्ञा दे रानी जी, मामूली काम नहीं है प्रणाम लाल जी, बहुत बड़ा नाटक खेलना होगा। राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूँ महारानी, आप आज्ञा दे, मैं सब कुछ करूँगा। फिर राजकमल उठकर बैठ गई और वह धीरे धीरे ग्रंथु महाराज को कुछ समझाने लगी। ग्रंथु महाराज का मुंह फैला हुआ था और वह बहुत गौर से पूरी स्कीम सुन रहे थे। और फिर उन्होंने आखिर में गर्दन हिलाते हुए कहा, आपने ये काम जिस तरह दास को सौंपा है, भरोसा रखें कि उसी तरह अंजाम पाएगा। बस आप इस काम की तरफ से इत्मीनान रखें, सब ठीक हो जाएगा। हमें भरोसा है ग्रंथु महाराज, और हमें भरोसा है। राज ने गर्दन हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा और फिर ग्रंथु महाराज उससे इजाजत लेकर उठ गए। राजकमल की आंखों में मुस्कुराहट के चिराग जल रहे थे और फिर उसने गर्दन हिलाकर मुस्कुराते हुए रूपा को आवाज दी। रूपा अंदर आ गई और रूपा मुस्कुराती हुई। प्रताप शिद्दत हैरत से दीवाना हो रहा था कि ये औरत उसके किसी काम नहीं आई थी और उसने कितने जतन करके प्रताप को महल में बुलाया था। दौलत, और जब वो कमीशन की आग में जल रहा था, उस वक़्त जब दुनिया की निगाह में अंधेर थी, और उस वक़्त जब उसने औरत की लताफत का मज़ा नहीं किया था और कमीशन ने उसे सहारा दिया, उसे इतना बड़ा मनसब अता किया कि वो खुशी से पागल हो गया। और कमीशन ने भी अपनी चाहत का भरपूर अजहार किया और अब वो हमेशा उसकी निगाहों के सामने थी। बात यहीं तक नहीं रही, कमीशन ने उसे अपना जिस्म भी सौंप दिया और प्रताप ने खुद को सबसे दुनिया का खुशकिस्मत इंसान तस्वर किया। उसे इज्जत, दौलत, शोहरत भी मिली थी और अपनी पसंद, अपनी चाहत भी, और पूरा संसार उसे मिलकर भी। और फिर राजकमल रानी बन गई और हरियाला से प्रणाम लाल का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। प्रताप ने सोचा कि दर हकीकत कमीशन बहुत गहरी है और वो अपने प्रेमी को रियासत तोहफे में देना चाहती है, और वो खुशी से झूम उठा। और राजकमल ने मिलकर हरियाला के अवाम के लिए काम किया और उनके दिल जीत लिए, और सब कुछ प्रताप ही के लिए हो रहा था। लेकिन चंद रोज के बाद प्रताप ने महसूस किया कि राजकमल की चाहत में इस कदर पुरजोश नहीं थी जितनी इब्तिदा में, और उसे एक रात के बाद उसने एक बार भी प्रताप को मौका नहीं दिया था। हालांकि प्रताप का ख्याल था कि बूढ़े प्रणाम लाल की सर्द गोश्त निकलकर राजकमल की हर रात प्रताप की आरज़ू पूरी करेगी और उसकी बाजों में आने के लिए बेचैन होगी। लेकिन ये सब कुछ ना था। राजकमल तो ऐसे भूल ही गई थी कि अब उस प्रणाम लाल की कोई हैसियत नहीं रह गई, लेकिन वो अब भी उस बूढ़े से उसी चाहत का इजहार करती थी। और ये बात प्रताप को पसंद ना आई।
नई जिंदगी के साथ वो नए जज्बों से भी आशना हुआ था और अब उसे औरत की जरूरत थी। चुनाचा शर्मिला उसके मन को भा गई और शर्मिला को हासिल करके उसे एहसास हुआ कि कमीशन लाख हसीन सही, लेकिन वो फरोख्त शुदा माल है। बूढ़े प्रणाम लाल ने उसे अपनी दी हुई कीमत वसूल कर ली है। शो केस में सजे हुए उस हीरे की चमक दमक तो है, लेकिन वो इस्तेमाल शुदा है और वो नया कच्चा हीरा उससे बेहतर है जो धीरे धीरे चमक रहा है। शर्मिला ऐसा ही एक हीरा थी। तब प्रताप ने सोचा कि क्यों ना वो अपने दरियाफत शुदा हीरे को जला बख्शे और उसे इस काबिल कर दे कि एक दिन उसकी चमक दमक बेमिसाल हो, और उसने राज कंवल को दिल से उतार दिया। लेकिन वो जानता था कि अभी उसे राज कंवल की जरूरत है और अभी वो उस कदर मजबूत नहीं हुआ है कि बराह रास्त राज कंवल से टक्कर ले, और अभी वो इतना पक्का नहीं था। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना चाहता था और अब उसे एक सुनहरी मौका मिला था। राज कंवल ने अपने आप को बंदिशों से आज़ाद करने के लिए प्रणाम लाल को चालाकी से मरवा दिया था। प्रताप का यही ख्याल था। चुनाचा प्रताप ने बड़ी गहराई में सोचा था। उसने सोचा था कि यह मौका काम करने के लिए बेहतरीन है। राज कंवल की राह में अब कोई रुकावट नहीं, इसलिए अब वो उससे खुलकर आज़हार मोहब्बत करेगी, और उसने ये सब कुछ उसी के लिए किया है ताकि उसे हरियाला के तख्त पर बिठा दे। यही तसव्वुर कर ले कि वह उसके पास से गया था। उसने सोचा था कि राज कंवल के इकरार के बाद वो उसे दिलासे देगा, और फिर यही इकरार एक दिन वो ऐसे लोगों के सामने कराएगा जो राज कंवल को डुबोने में मुआवन साबित होगी, और फिर उसका रास्ता साफ हो जाएगा। वो मंत्री की हैसियत से हरियाला के अवाम को बताएगा कि राज कंवल कैसी साजिशी है और उसने हरियाला का ताज छीन लिया है, और चूंकि राज कंवल इकरार कर चुकी होगी इसलिए यह काम मुश्किल ना होगा। बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन ये गवाही देंगे। चुनाचा राज कंवल को माजूल करके गिरफ्तार किया जाएगा और फिर उसी फांसी दे दी जाएगी। ऐसी शक्ल में हरियाला की राजगद्दी के लिए प्रताप दयाल से उम्दा शख्स और कौन होगा? अवाम का हमदर्द और सच्चा मंत्री, और फिर शर्मिला उस रियासत की रानी होगी। यही वादा उसने शर्मिला से किया था।